पीआईए की निजकारी के लिए सिंगल बिडर के तौर पर सामने आने वाले ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम के चेयरमैन साद नजीर का कहना है कि निजकारी से मुतालिक मीडिया और सोशल मीडिया पर होने वाली गुफ्तगू में अवाम तक असल हकाइक नहीं पहुंच रहे हैं। हमने पीआईए की निजकारी में 10 अरब रुपए की बोली लगाई। हमारी बोली के बाद हुकूमत पाकिस्तान या निजकारी कमीशन ने 85 अरब रुपए की जो कीमत लगाई वो रिजर्व प्राइस नहीं थी, बल्कि वो इतनी रकम की तवक्को कर रहे थे। पीआईए 2 दहाइयों से 800 अरब रुपए का मुसलसल नुकसान कर रही है। आईएमएफ के दबाव पर हुकूमत ने निजकारी का अमल शुरू किया। हुकूमत ने पीआईए के तमाम अहम असासे बशमूल न्यूयॉर्क का होटल, पीआईए की मरकजी बिल्डिंग और दीगर स्ट्रेटेजिक असासे होल्ड को कंपनी को ट्रांसफर कर दिए गए। ये तमाम असासे निजकारी का हिस्सा नहीं थे। ऐसे में पीआईए के जो 60% हिस्से फरोख्त किए जा रहे हैं उसमें रियल एस्टेट वाले असासों की मालियत सिर्फ 10 से 11 अरब रुपए थी। इसी तरह जो कह रहे हैं 25-30 तैयारे थे, हकीकत यह है कि सिर्फ 20 तैयारे निजकारी जीतने वाली कंपनी को मिलना थे। ये तैयारे भी लीज पर हैं। पीआईए के यूरोप और बरतानिया के रूट्स बंद हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम के चेयरमैन साद नजीर का कहना है, इन हालात में हमारी बोली 10 अरब की नहीं बल्कि 210 अरब रुपए की है, क्योंकि पीआईए के जिम्मे 200 अरब रुपए के वाजिबात भी मुतल्लिका कंपनी ने ही अदा करने हैं। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम साद नजीर ने वाजे किया कि हमारे ग्रुप का एक अहम हिस्सा फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेजेस सिस्टम है। हमारी जनरल आरिफ वड़ाइच, जनरल सज्जाद रसूल, ब्रिगेडियर आफ्ताब से जब मुलाकात हुई तब ये तमाम अफसरान उस वक्त फौज से रिटायर हो चुके थे और फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेजेस सिस्टम के नाम से इदारा चला रहे थे। हमने इनके साथ पार्टनरशिप कायम की और हमने मिलकर स्कूल्स बनाए। फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेजेस की 80 ब्रांचेस इस वक्त पूरे मुल्क में ऑपरेशनल हैं। हमने अल्लाह के दीन की अशात को अपने तमाम मकासद में सबसे अव्वलीन तरजीह दे रखी है। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम साद नजीर ने क्या कहा, आइए देखते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम फ़अम्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मुझे आज आप लोगों से गुफ्तगू करने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई है कि पिछले चंद दिनों में जो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो एक मामला चल रहा है और सब लोगों की स्क्रीन्स पे और सोशल मीडिया पे ये गुफ्तगू ज़ुबान ज़द आम हुई है, तो उस मामले के हक़ाइक़ और हमारे ग्रुप का उस हवाले से स्टांस जो है वो पब्लिक तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था। चूँकि पीआईए एक सरकारी अदारा है और एक पब्लिक एंटिटी है और अवाम पाकिस्तान के साथ पीआईए का एक पुराना ताल्लुक़ है, तो उस हवाले से जितनी भी गुफ्तगू हो रही है उसमें आवाम तक असल हक़ाइक़ नहीं पहुंच पा रहे। सबसे पहले कि पीआईए की बोली में जो हमने 10 अरब रुपए की बोली लगाई है एज़ कम्पेयर टू जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की डिमांड थी 85 बिलियन की या प्राइवेटाइजेशन कमीशन की डिमांड थी 85 बिलियन की, ये 85 बिलियन की जो उनकी असेसमेंट है ये उनकी एक्सपेक्टेशन प्राइस थी, रिज़र्व प्राइस नहीं थी। और ये प्राइस बिड डे पे हमारी बिड डिपॉज़िट होने के बाद जब बिड खुली है उस वक़्त ये एक्सपेक्टेशन प्राइस सामने आई है। उससे पहले प्राइवेटाइजेशन कमीशन के अरकान अपने तय करदा स्केड्यूल के मुताबिक तमाम बिडर्स के साथ वक्तन फ़वक्तन मिल रहे थे और उनके साथ पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो डिटेल्ड डिस्कशंस थी उसमें शरीक हो रहे थे और हर ग्रुप को अलग-अलग वो ब्रीफ़ कर रहे थे कि आपके हवाले क्या चीज़ की जा रही है और क्या चीज़ नहीं की जा रही। सबसे पहले लोगों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि पीआईए पिछली 2 दहाइयों में 800 अरब रुपए का मुसलसल लॉस कर रही थी जो एक्यूमुलेट होके 800 बिलियन हो गया हुआ था। और जब गवर्नमेंट ने ये तय किया कि आईएमएफ से फ़ंड लेने के लिए या आईएमएफ से जो लोन हम लेते हैं उसकी शराइत में सर फहरिस्त ये शर्त रखी गई कि जो लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आपने प्राइवेटाइज़ करना है ताकि लीकेजेस बंद हों और आईएमएफ का दिया हुआ सरमाया हुकूमत वक्त और पब्लिक के काम आ सके। तो उन्होंने ये प्राइमरी शर्त रखी कि आप ऐसे इंस्टीट्यूशंस को प्राइवेटाइज़ करेंगे। उस प्रेशर के तहत गवर्नमेंट इस बिडिंग प्रोसेस में एंटर हुई। गवर्नमेंट ने बिड्स इनवाइट की, 6 बिडर्स आए और उन बिडर्स को एक साइजेबल एंटिटी देने के लिए जो कमर्शियल सेंस रखती हो ये तय किया गया प्राइवेटाइजेशन कमीशन की तरफ से कि एक होल्ड को कंपनी
पीआईए की क्रिएट की जाएगी, और वो उन्होंने क्रिएट की, और उसमें पीआईए के तमाम अहम एसेट्स और पीआईए की जो मेजर लाइबिलिटी है वो उन्होंने उसमें शिफ्ट कर दी। यानी 800 बिलियन में से 600 बिलियन की लाइबिलिटी इन्होंने पीआईए की होल्डको कंपनी में शिफ्ट कर दी, और जितने मेजर एसेट्स थे, जिसमें जो न्यूयॉर्क में होटल है जो बड़ा मशहूर है कि जी वो बड़ा असासा है पीआईए का, वो, और पीआईए की मेन हेड ऑफिस की बिल्डिंग जो कराची में है वो, और उस जैसे तमाम स्ट्रेटेजिक असासे जिनकी कोई वर्थ थी वो उन्होंने होल्डको में ट्रांसफ़र कर दिए, और वो बिडिंग प्रोसेस में जो कंपनी पीआईए की दी जा रही थी वो उसका हिस्सा नहीं थे। तो ये सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये जो कंपनी अवेलेबल थी फॉर सेल, उसका 60% शेयर सेल कर रहे थे, और उसमें जो एसेट्स थे उसमें रियल एस्टेट वाले एसेट्स की वर्थ सिर्फ 10 से 11 बिलियन पाकिस्तानी रुपयों की थी। उसके अलावा कोई उसमें टेंजिबल एसेट नहीं था। जो लोग ये समझ रहे हैं कि जी उसमें 25-30 हवाई जहाज़ थे, तो हवाई जहाज़ों की हकीकत ये है कि सिर्फ 20 जहाज़ों का, यानी 20 एरोप्लेन्स का एक फ़्लीट जो है वो इस प्राइवेटाइजेशन के अमल में हवाले होना था, जिस भी कंपनी ने ये बिड जीतनी थी उसके। और उन 20 एयरक्राफ्ट्स की रियलिटी ये है कि उनका एंटायर फ्लीट मार्च 2025 में ग्राउंड हो जाएगा, यानी ये उसकी रियलिटी है इस वक्त। और यानी जो फ्लीट ग्राउंड हो जाना है, और वो उसमें ओन्ड त्यारे बहुत कम हैं और सारे त्यारे लीज़ पे थे, तो लीज़ भी अनफॉर्चुनेटली पीआईए नहीं पे कर पा रहा। तो जिस भी बिडर ने ये कंपनी उठानी थी उसने पहले लीज़ की पेमेंट्स क्लियर करनी थी, फिर उन जहाज़ों की मेजर मेंटेनेंस होने वाली थी। रूटीन मेंटेनेंस कम खर्चे की होती है, मेजर मेंटेनेंस ऐसी है जैसे आप पूरा ओवरहॉल करते हैं जहाज़ और उस पर एक मेजर कॉस्ट आती है, वो देन अगेन पीआईए इस वक्त देने से कासर है, इसलिए वो सारे जहाज़ ग्राउंड होने लगे थे। उसके अलावा इंटरनेशनल रूट्स हैं उन एसेट्स में जिनको ये एसेट्स गिन रहे हैं, और उनमें से सारे प्रॉफिट मेकिंग रूट्स इस वक्त बंद हैं। जो यूरोप के और यूनाइटेड किंगडम के थे वो सारे इस वक्त इनएक्सेसिबल हैं, और उनको रिस्टोर कराना सिविल एविएशन की ज़िम्मेदारी है। और हमारी इतलात के मुताबिक इस वक्त वो बंद तो हुए थे खान सरवर साहब के एक बयान पे कि हमारे पायलट्स की डिग्रियां जाली हैं, लेकिन अब जो खोलने के लिए शराइत रखी जा रही हैं उनमें से पॉलिटिकल शर्त एक ये भी है कि आप इसराइल को तस्लीम करेंगे तो वो रूट्स खुलेंगे। यानी पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने के लिए उन रूट्स का भी सहारा लिया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में एक कंपनी जिसके पल्ले सवाए 10-11 अरब रुपए की प्रॉपर्टी के कुछ भी नहीं, एक ब्रांड नेम ज़रूर था पीआईए, और उसको ऑफ़र किया गया फॉर सेल। तो टेक्निकली हमारी बोली 10 अरब की नहीं, हमारी बोली 210 अरब की है कि इस कंपनी पे भी 200 अरब की लाइबिलिटीज़ हैं जो इस कंपनी ने पे ऑफ करनी है। उसमें सऊदीज़ की पेमेंट है और डिफरेंट इंटरनेशनल वेंडर्स की जो फ़्लाइट ऑपरेशंस में इस्तेमाल होते हैं उनकी पेमेंट्स, और फ्यूल की पेमेंट्स, और पीएसओ की पेमेंट्स, और गवर्नमेंट के कोई 28-30 अरब रुपए के टैक्सेस वो भी अभी तक पेएबल थे। इस वजह से हमारे कंसल्टेंट ने, जो कि एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट है, मिस्टर मार्क उनका नाम है, साइरस एविएशन कंसल्टिंग के नाम से, आयरलैंड से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशंस वाली कंपनीज़ को वो सर्विसेज देते हैं। उन्होंने जो हमें इसकी एवेल्यूएशन दी वो मैंने पहले भी अपने पेज पे भी शेयर किया। दैट वाज अ $1 एवेल्यूएशन कि इस कंपनी की अगर आपने कोई वर्थ लगानी है तो वो सिर्फ $1 है, और बाकी सारी इन्वेस्टमेंट आपको इसको रिस्टोर में करनी ज़रूरत पड़ेगी आपको। अब जो अगला मरहला है कि जो इन्वेस्टमेंट हमने कंपनी के ऊपर करनी वो किस स्टेज पे करनी थी, वो सर्टनली कंपनी टेक ओवर करने के बाद जो सारे लीकेजेस के प्लग होल्स थे वो हमने प्लग करने थे। उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट डालेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट हमारे और कंपनी के काम आएगी, अदरवाइज़ वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ ज़ाया होनी थी उस स्ट्रक्चर में जिस स्ट्रक्चर ने पीआईए को इस हाल पे पहुंचाया है कि वो 100 अरब रुपए का सालाना लॉस कर रही है। यानी हमने बोली 10 अरब की नहीं 210 अरब की लगाई, और एक्स चक्कर यानी गवर्नमेंट को जो 100 अरब का लॉस हो रहा है वो भी इस कंपनी ने जिसने टेक ओवर करना था उसने गवर्नमेंट को वो बेनिफिट देना था कि वो लॉस उसको ना हो, और यानी 110 अरब रुपए बेसिकली हम गवर्नमेंट के हवाले कर रहे हैं एनुअली। और अगर 5 साल का आप इसका खमियाजा लगाएं तो वो 500 अरब का है जो गवर्नमेंट को भुगतना पड़ना था, जो कि बिडिंग कंपनी टेक ओवर कर रही थी।
तो ये वो हक़ाइक़ हैं जी जिस पे मैं समझता हूँ कि कौम को आगाह करना बहुत ज़रूरी था कि सिर्फ ये बहस तो हो रही है कि जी 10 अरब की बोली लगाई, उनकी 85 अरब की डिमांड थी, उनकी कुछ 850 अरब की या 8000 अरब की डिमांड नहीं थी। 85 इज़ फिगर रिलेटेबल टू 10 को 7 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 85 बनती है। और ये असेसमेंट एक उस कंसल्टेंट की थी जिसे 2.25 अरब रुपया पे किया गया ये एवेल्यूएशन करके इसको रोज़ी पिक्चर बनाकर दिखाने का। अगली जो बात मैं समझता हूँ ज़रूरी है कि हम पे ये इल्ज़ाम भी लगा कि जी गवर्नमेंट हमारे साथ मिली हुई थी, तो वो कल की सारी इस सिनेरियो के बाद आपको समझ आ जानी चाहिए कि गवर्नमेंट हमारे साथ मिली हुई थी कि नहीं मिली हुई थी। अगर मिली हुई होती तो बोली की एक्सेप्टेबिलिटी या उसके बारे में पॉजिटिव गुफ्तगू गवर्नमेंट की तरफ से आती, सर्टनली वो यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही। और एक ख्याल ये था कि बाकी 5 बिडर्स को हमने आने नहीं दिया या हमारा को उनको रोकने में कोई ताल्लुक था। तो तमाम बिडर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप सबको एक्सेस करके ओपनली पूछ सकते हैं कि वो क्यों नहीं आए। और उन्होंने अपने खदशात का इजहार सबके सामने किया है कि ये बहुत हाई असेसमेंट कर रहे हैं। और उनका एक मेजर एतराज़ ये था कि जी ये जो अदारा है वो आप 60% हमारे हवाले ना करें, 100% एंटिटी हमें दें। गवर्नमेंट की मदाखलत नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट की मिस हैंडलिंग की वजह से या डिफरेंट गवर्नमेंट्स की मिस हैंडलिंग की वजह से ये अदारा यहाँ पे पहुँचा है। और एक एप्रीहेंशन उनकी ये थी कि एक गवर्नमेंट अगर ये इनको राइट्स ट्रांसफ़र पूरे नहीं करके जाएगी तो जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होगी वो पिछले किए हुए गवर्नमेंट के फ़ैसले को सैबोटाज करने के लिए, जो पाकिस्तान में हर गवर्नमेंट के जाने के बाद दूसरी गवर्नमेंट पिछली की हुई गवर्नमेंट्स के फ़ैसलों को डिसऑन करती है, उस तरह का ट्रीटमेंट ना मिले उस बिडर को जिसने ये टेक ओवर करनी है। तो उनका मेजर एतराज़ था कि 100% इक्विटी आप दें, गवर्नमेंट का कोई लेना देना ना हो इस अमल के बाद, बिडिंग के बाद। और दूसरी बात जो उनको मेजर एतराज़ था कि आप 7000 एम्प्लॉइज़ साथ दे रहे हैं और आप उनको रिटेन करने को कह रहे हैं जिनको आप निकाल नहीं सकते कंपनी से। उन बिडर कंपनीज़ का ख्याल ये था कि ये शर्त रिमूव होनी चाहिए, तो उसमें जो कैपेबल लोग हैं, परफॉर्मिंग लोग हैं, उनको रिटेन करें या वो 100% मैनेजमेंट चेंज करें। दिस शुड बी द प्रेरोगेटिव ऑफ दैट प्राइवेट बिडर के वो क्या करता है। और तीसरी उनकी शर्त ये थी कि जो प्लेन्स के इजाफे की गुफ्तगू है ये हम पे छोड़ी जाए। इस पर मैं समझता हूँ कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू पिछले 2-3 दिन में पब्लिक के लिए की है और वो फ्लोरा ऑफ द हाउस ये बात कह चुके हुए थे कि ये कंपनी कोई 1 रुपये में भी लेता है तो वो कौम पे एहसान करेगा। हमने स्टिल 1 रुपया या $1 नहीं लगाया। अपनी और हुकूमत और PIA की इज़्ज़त को सांझी इज़्ज़त समझते हुए हमने एक रीज़नेबल अमाउंट लगाई जो सीरियसनेस शो करती है। उससे पहले हमने बिड मनी जमा करवाई है, वो 50 करोड़ रुपए की खतीर रकम है, वो सीरियसनेस का इजहार करती है। उसके फॉरफिट होने का ख़तरा है किसी भी मिसकमिटमेंट की सूरत में। तो इतनी सीरियसनेस थी तो हम सामने आए हैं और अपने ग्रुप की इंटायर रेपुटेशन एट स्टेक लगाई। और आज आप देख लें सोशल मीडिया पे किस किस्म की गुफ्तगू हो रही है और जो उठ रहा है उसको एविएशन के बारे में इल्म है या नहीं है, वो अपनी गुफ्तगू अपने हवाले से कर रहा है। एक और अहम बात कि हमारे साथ कोई एविएशन का पार्टनर अभी तक मुंसलिक नहीं हुआ था। हमारी चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ, सदर्न चाइना के साथ और टर्किश कंपनीज़ के साथ, जिसमें टर्की की ऑफिशियल एयरलाइंस और एयर टर्क के साथ हम कम्युनिकेशन में थे और पेगासस के साथ भी कम्युनिकेशन में थे। किसी ना किसी से हमारा इल्हाक हो जाना था, लेकिन देन अगेन उन कंपनीज़ ने सिर्फ टेक्निकल असिस्टेंस देनी थी। इन्वेस्टमेंट कोई पाकिस्तान में और पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात के अंदर करने के लिए अभी कोई भी बैरूनी कंपनी राज़ी नहीं थी। वो वंस हम ऑपरेशंस टेक ओवर करते, उनको स्मूथ करते, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते, तो यस फिर देन हमको इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आने की उम्मीद कर सकते थे। लेकिन फिल वक्त ये जितने भी बिडर्स हैं, इनके साथ जितनी भी इंटरनेशनल पार्टीज़ एसोसिएटेड थी, वो सिर्फ टेक्निकल बुनियादों पे थी और स्टिल वो स्टेप फॉरवर्ड उन्होंने, मैंने आपको बताया किस वजह से नहीं किया, उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। सो वी वर द ओनली वन लेफ्ट एंड वी हैड द चॉइस टू गिव अ फेयर असेसमेंट बेस्ड प्राइस। वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह दी और हम अभी भी ये तवक्को करते हैं कि गवर्नमेंट हमारे साथ बैठ के नेगोशिएट करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऑप्शन नहीं है कोई और। आपके पास सिर्फ 2 से 3 माह का टाइम रह गया है। मार्च 2025 में ये मैं आपको न्यूज़ दे रहा हूँ कि तमाम फ्लीट ग्राउंड हो जाएगा और PIA बंद हो जाएगी। सो द ओनली चॉइस इज़ आइदर यू
accept the bid of the bidder that has come forward. You can negotiate with that bidder. You can come up with a new price. You can show some flexibility. एक और चीज़ जो 85 अरब रुपए की रट लगाई जा रही है, मेरा तमाम पाकिस्तान से सवाल है कि कोई एक बिज़नेसमैन उसका नाम लें या कोई एक बिज़नेस ग्रुप उसका नाम लें जिसके पास 85 अरब रुपए की लिक्विड अवेलेबिलिटी है विद इन पाकिस्तान, जो वो 10 दिन के अंदर गवर्नमेंट को शो कराए। यानी ये भी एक शर्त थी कि जी 85 अरब रुपया या जो भी अमाउंट फ़ाइनल की जाएगी वो आपने लिक्विड सूरत में गवर्नमेंट को दिखानी है कि जी ये मेरे पास अवेलेबल है इस हालत में, लिक्विड हालत में। तो लिक्विड एसेट्स 85 बिलियन के कौन पाकिस्तान में रख के बैठा हुआ है, और वो भी इन हालात में। यहाँ तो मैं समझता हूँ कि 2-4 अरब रुपया भी जिसके पास स्पेयर हो वो मुल्क से बाहर पार्क करने को तरजीह देता है, पाकिस्तान में नहीं रखता। एटलीस्ट डिक्लेयर्ड इनकम किसी की भी नहीं है, कहीं किसी ने बोरियों में बंद करके रखी हो तो वो एक अलग बात है। तो ये वो हकायक हैं जी जिन पे रोशनी डालना बहुत ज़रूरी था। इसके साथ जो लोग पहली दफ़ा हमें सुन रहे हैं उनके लिए मैं ब्लू वर्ल्ड ग्रुप का तारुफ़ कराता जाऊँ। ब्लू वर्ल्ड सिटी इज़ आर लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एट द मोमेंट। मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे एक आर्किटेक्ट हूँ बाय प्रोफेशन। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से मैंने ग्रेजुएट किया 2001 में, एंड आई हैव बिन एवर सिंस इन्वॉल्व्ड विद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, विद डेवलपमेंट। ब्लू वर्ल्ड एक फ़कीदुल मिसाल प्रोजेक्ट है जो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5-6 सालों से ऑन ग्राउंड अवेलेबल है। हमारे पास 2 लाख कनाल से प्लस रकबा अल्हम्दुलिल्लाह साइट पे एक्यूमुलेट हो चुका हुआ है, जहां हम एक फ़कीदुल मिसाल किस्म का टूरिस्ट सिटी डेवलप कर रहे हैं। और हमारा एविएशन में आने का मकसद, PIA लेने से पहले हम ब्लू वर्ल्ड एविएशन के नाम से अपनी एयरलाइन डेवलप करने के प्रोसेस में थे। उसके लाइसेंस के लिए हम अप्लाई कर चुके थे और हमारा इरादा एविएशन सेक्टर में एंटर होने का दुबई की एग्ज़ाम्पल को विजुलाइज़ करते हुए हमने ये फ़ैसला किया ग्रुप ने कि जिस तरह से दुबई ने रेत में एक शहर आबाद किया जिसकी बुनियाद उसने एविएशन यानी एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स पे रखी, और फिर टूरिज़म पे रखी, और फिर रियल एस्टेट पे रखी। और दुबई की यस एक एडिशनल एंटिटी उसका सी पोर्ट है, पाकिस्तान के पास भी सी पोर्ट अवेलेबल है। तो पाकिस्तान की तरक्की के लिए और पाकिस्तान को एक लीडिंग इस्लामिक स्टेट, एक एटॉमिक स्टेट होने के नाते से हम समझते हैं कि ये पूरी मुस्लिम दुनिया को लीड करने की अहलियत रखता है। और इसको जो वाहिद चैलेंज है वो एक इकनॉमिक चैलेंज है जो हमारे मुल्क को अरसा दराज से फेस करना पड़ रहा है। तो हमने उसमें अपना हिस्सा डालने के लिए अल्लाह की रज़ा की खातिर अपना जान माल इज़्ज़त आबरू सब कुछ इस प्रोजेक्ट में भी स्टेक पे लगाया। PIA में भी हम उसी मिशन के साथ सामने आना चाह रहे थे। मैं ज़ाती तौर पे ख़ुद ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पे बना, इस्लाम ही वो बुनियाद है जिसने इसमें तमाम नेशनलिटीज़ और डिफरेंट कौमियतें जो इस मुल्क में हैं उनको आपस में जोड़ा हुआ है। और पाकिस्तान का मुक़द्दर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक खिलाफत है। इंशाल्लाह यहाँ खिलाफत कायम होगी और उसके लिए भी हमने अपना सब कुछ स्टेक पे लगाया हुआ। तो ब्लू वर्ल्ड एक फ़कीदुल मिसाल प्रोजेक्ट है जो ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट हो रहा है। इट्स अ टूरिस्ट सिटी बीइंग डेवलप्ड, और उसमें मेरे साथ मेरे भाई हरदिल अज़ीज़ चौधरी नदीम एजाज साहब पार्टनर हैं, और उनका ताल्लुक़ पिंडी के इलाके से है। और वहाँ पे जो लोकल सारी लैंड की एक्यूमुलेशन है उसमें इकट्ठा करने में और इस प्रोजेक्ट को खड़ा करने में उनका बहुत फ़कीदुल मिसाल किरदार रहा है और अब भी है। और उनके भाई चौधरी नईम एजाज साहब, उन्होंने भी बहुत जान लड़ाई है बहुत सारे हवाले से, प्रोजेक्ट के हवाले से, जो पिछले 3-4 सालों में हमें डिफरेंट चैलेंजेस फेस करने पड़े। और उसमें बहुत सारी गुफ्तगू हैं जो ऑन स्क्रीन नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक साहब हैं जो इस वक्त कोर्ट मार्शल भी फेस कर रहे हैं, वो भी अपना रोल प्ले करते रहे। जहां उन्होंने बाकी रियल एस्टेट कंपनीज़ को तंग किया, हमें भी तंग किया। और उसमें कुछ उस वक़्त की हुकूमत जो अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उसके भी बहुत सारे किरदार जो है उसमें रोल प्ले करते रहे, जिसमें सर फ़हरिस्त शहजाद अकबर साहब थे, जुल्फ़ी बुखारी साहब थे, खान सरवर साहब ने भी अपना किरदार अदा किया, चंद डेवलपर्स ने भी किरदार अदा किया। कुछ उनमें से इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, कुछ मुल्क के अंदर हैं। तो ये डिफरेंट स्टोरीज़ हैं, उनको हम बहुत इसलिए नहीं प्रोपोगेट करते कि वो पाकिस्तान के कल्चर का हिस्सा है, लेकिन ये चैलेंजेस हमें फ़ेस करने पड़े। उन फेस करने में चौधरी नईम एजाज साहब ने शेरों जैसा रोल प्ले किया,
वो इस वक्त भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। उनका पुराना ताल्लुक़ है मुस्लिम लीग नून से और वो साथ निभा रहे हैं। उनका अपना एक अपने इलाके के लिए खैर सगाली का जज्बा है, उसमें जो बेहतरीन रोल वो अपनी ज़िंदगी में प्ले कर सकते थे इस वक्त वो प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत अहम हिस्सा हमारे ग्रुप का फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम के नाम से डेवलप हुआ। हमारी मुलाकात जनरल आरिफ उड़ाइद साहब से हुई, जनरल सजाद रसूल साहब से हुई, ब्रिगेडियर आफ्ताब साहब से हुई। रिटायर्ड थे उस वक़्त और ये फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम के नाम से एक अदारा चला रहे थे। हमने इनके साथ पार्टनर अप किया और एक स्कूल्स का स्ट्रक्चर हमने इकट्ठे मिल के रेज़ किया, जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 80 ब्रांचेज़ पूरे मुल्क में ऑपरेशनल हैं। फिर मज़ीद अपने तमाम एम्बिशंस को पूरा करने के लिए, जिसमें अल्लाह के दीन की समझ लें कि अल्लाह के दीन के फ़रोग़ के लिए काम करने का प्रोसेस जो उसका एक अहम एलिमेंट है वो नैरेटिव बिल्डिंग होता है। तो उस मिशन की तकमील के लिए और हक़ और सच की मिशन की तकमील के लिए हमारे अदारे ने और इन साहबान ने जिनका मैंने नाम लिया, हमने मीडिया की फ़ील्ड में आने का फ़ैसला किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर सुनो चैनल जो है वो वजूद में आया और वो तब से अब तक बहुत सारी ऐसी खिदमात अंजाम दे रहा है जो पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपना रोल प्ले कर रहे हैं। उसमें सर फहरिस्त हमने एक प्रोग्राम मदीना तुसानी के नाम से शुरू किया, फिर बका की जंग, फिर सुनो टुनाइट में जो रिलीजन का प्रचार और खिलाफत के रिवाइवल की गुफ्तगू होती रही। फिर इरफान दीन के नाम से एक प्रोग्राम है जो दीन के फ़रोग़ के लिए काम कर रहा है। और इसी तरह पासबान इस्लाम एक प्रोग्राम है जो पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेटेड है और उनका रोल जो मुल्क की हिफाजत के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए कलीदी किरदार है, जो पिछले 4-5 सालों में हमारे अदारों और फ़ौज के ख़िलाफ़ जो जहर उगला गया उसके अगेंस्ट सुनो ने अपना रोल प्ले किया और एक सीसा पिलाई हुई दीवार की मानंद वो उभर के सामने आया। हमारी फ़ौज है तो हम हैं और पाकिस्तान है तो हम दीन का नाम ले सकते हैं। पाकिस्तान दीन का किला है, यह इंशाल्लाह कायम रहेगा और आप हमें हर वक्त इस ग्रुप को हर हवाले से अपनी जान माल इज़्ज़त आबरू दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और मुल्क पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए निछावर करता हुआ पाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर जी।